हमको पढ़ना है वित्त विधेयक, ठीक है। क्या पढ़ना है? फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। ठीक है, ये वित्त विधेयक भी जनरली क्या होता है, तीन तरीके से, मतलब एक तो हो जाएगा धन धन विधेयक ही, यानी कि एक तो हो जाएगा धन विधेयक, ठीक है। एक हो जाएगा वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल इंग्लिश में, वित्त विधेयक फर्स्ट, और एक हो जाएगा वित्त विधेयक सेकंड। समझ रहे ना? क्लियर हो गया? यानी कि मनी बिल आर्टिकल कौन सा होगा? 110, ठीक है। फाइनेंस बिल फर्स्ट का आर्टिकल 117 और 117 का 2 में क्या आपका फाइनेंस बिल सेकंड है, ठीक है। क्लियर हो गया ना? समझ रहे हैं? एक ही साथ पढ़ लेते हैं इन तीनों के तीन बिल को, क्या है एक बार में समझ लेते हैं कि इनका अंतर क्या है, कैसे है, ठीक है। धन विधेयक तो हमने स्पष्ट तौर पर आपको बताया कि किसे हम धन विधेयक कहेंगे, जो हमने कल पढ़ा था, उसकी पूरी प्रक्रिया भी हमने कल समझने का प्रयास किया था, ठीक है। क्लियर हो गया ना? अब जो वित्त विधेयक है, देखो अगर थोड़ा सा आपको समझाएं कि मान लो जो भी धन विधेयक है ना, ठीक है, मान लो ये मनी बिल है, तो और ये क्या है लास्ट वाला? फाइनेंस बिल है, ठीक है। यानी कि जो धन विधेयक है, यानी कि जो वित्त विधेयक है, वो कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा, जैसे समझ चलो जब बड़ा होगा तो क्या कह सकते हैं, ऑल मनी बिल क्या हो जाएगा? फाइनेंस बिल। यानी कि सभी धन विधेयक क्या होते हैं? वित्त विधेयक हो गए, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि जो हम वित्त विधेयक की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपका धन विधेयक भी शामिल है। क्लियर बात समझिए ना? तो सभी धन विधेयक क्या होते हैं? वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे। ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंस बिल, बट ऑल फाइनेंस बिल नॉट आर मनी बिल। क्लियर हो गया ना? समझिए मेरी बात। इसलिए मैंने वित्त विधेयक को तीन कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया था, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर होगा उल्लेख, इसके बारे में यहाँ पर होगा, इसके बारे में। अब मान लो कि जो धन विधेयक है, इसके बारे में मैंने आपको बोला कि आर्टिकल 110 में बताया गया, जो भी बताया कि किस तरह टैक्स लगाएंगे, इम्पोज करेंगे, फाइनेंस आपका कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया पैसा डालेंगे या आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पैसा डालेंगे, तो ये सब क्या होगा? वित्त विधेयक कहलाएगा। यानी कि अगर मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊं कि सर क्या होता है, सिंपल भाषा में, धन को जमा किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। धन को जमा किस तरीके से, कहा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, यानी कि सीएफआई में। और धन को किस तरीके से खर्च किया जाएगा, धन को किस तरीके से जो है खर्च किया जाएगा, ठीक है। समझिए ना मेरी बात को? धन को जो है किस तरीके से क्या करेंगे? खर्च करेंगे। क्या कहलाएगा वो आपका वित्त विधेयक कहलाएगा। अगर आपको सिंपल भाषा में समझना है, बाकी समझ में नहीं आ रहा है, इन शॉर्ट में समझना है कि भाई धन को जमा कैसे करेंगे, भाई पैसा आएगा कैसे, ठीक है ना। भारत की संचित नहीं, पैसा जमा कैसे, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। कोई कर को लगाना पड़ेगा, किसी कर को समाप्त करना पड़ेगा, किसी कर को चेंज करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब क्या होगा? आपका फाइनेंस मनी बिल में आएगा। अब किसी चीज के लिए पैसा निकालना होगा, किसी चीज के लिए पैसा क्या करना पड़ेगा? आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा? आपका फाइनेंस बिल होगा। या हम ये कहें कि जो धन विधेयक को छोड़कर बाकी सारे फाइनेंस संबंधी जितने बिल होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? फाइनेंशियल बिल कहलाते हैं। इनकी दो कैटेगरी है कहने का मतलब, एक कैटेगरी को फाइनेंस बिल 1 कहते हैं, एक कैटेगरी को फाइनेंस बिल 2 कहते हैं। यानी कि जो फाइनेंस 1 में आएंगे वो फाइनेंस 2 में नहीं आएंगे। क्लियर हो गया ना? समझ में आई मेरी बात को? क्लियर। अब इनको अगर इंट्रोड्यूस कहाँ करेंगे, जैसे मान लो इसको धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत कहाँ किया जा सकता है, ठीक है। कहाँ आएगा ये? लोकसभा में, ठीक है ना। ये कहाँ आएगा? ये भी लोकसभा में आएगा, और ये बोथ हाउस, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर हो गया ना? अब इसको प्रस्तुत रिप्रेजेंट करने से या प्रेजेंट करने से पहले किसकी अनुमति चाहिए होती है? अगर आप अनुमति की बात करें तो यहां पर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, और यहां पर भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, बट यहां पर जरूरत नहीं है। बात समझिए? यानी कि धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, और फाइनेंस बिल 1 को प्रस्तुत करने से पहले भी राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। लेकिन फाइनेंस बिल सेकंड लेकर आएंगे तो इसको प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
ठीक है, क्लियर हो गया ना, समझ गए मेरी बात को। अब अगर आप बात करें कि यहाँ पर राज्यसभा के पास पावर की बात करें कि राज्यसभा के पास कौन कौन शक्तियां होती हैं, तो यहाँ पर क्या राज्यसभा ओनली 14 डेज तक इसको क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है, यानी कि 14 दिन तक होल्ड कर सकती है। लेकिन यहाँ पर वो ऑर्डिनरी बिल की तरह बिहेव करेगी, साधारण विधेयक की तरह। यहाँ पर भी क्या होगा, ऑर्डिनरी बिल। दैट मीन्स ऑर्डिनरी बिल मैंने आपको पढ़ाया था, ऑर्डिनरी बिल का मतलब क्या होता है, दोनों हाउस के पास पावर होती है कहने का मतलब, उसके बाद क्या होगा, पेश किया जाएगा कहने का मतलब उसको। ठीक है, समझिए ना। तो मनी बिल है, मान लो धन धन विधेयक है, तो इस धन विधेयक के लिए राज्यसभा 14 दिन तक उसको होल्ड कर सकती है, ओनली 14 डेज तक। ठीक है, और अगर हम वही बात करेंगे वित्त विधेयक फर्स्ट में, तो उसको सिर्फ हम ये देख सकते हैं कि दो ही चीजों में क्या है, वित्त विधेयक और धन विधेयक समान है। कौन कौन सा, लोकसभा प्रस्तुत किया जाएगा, दूसरा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उसको प्रस्तुत किया जाएगा। क्लियर हो गया ना, समझिए मेरी बात को। तो यहाँ पर धन विधेयक को राज्यसभा डिनाई नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी कि 14 दिन के बाद क्या हो जाएगा, उसको वापस भेजना पड़ेगा। राज्यसभा रिकमेंडेशन दे तो भी ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है, कहने का मतलब है, समझ रहे। लेकिन उन दो कंडीशन में क्या होगा, उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है, डिनाई भी कर सकती है, कहने का मतलब है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल जैसे मैंने आपको बताया, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, लोकसभा पास करे उसको राज्यसभा पास करे, कहने का मतलब है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गया मेरी बात को ना। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो 14 डे तक होल्ड कर सकती है, और यहाँ पर राज्यसभा के पास साधारण विधेयक की तरह उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है और उसको डिनाई भी कर सकती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है, उसको डिनाई भी कर सकती है, मतलब स्वीकार भी कर सकती है, उसको अस्वीकार भी कर सकती है। बात समझ में आ रही ना, क्लियर हो गया। अब कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, मान लो कोई बिल क्या है, धन विधेयक है या नहीं है, इसको कौन डिसाइड करेगा, वेदर इज बिल मनी बिल या नॉट। यहाँ पर क्या, स्पीकर ऑफ लोकसभा, यहां पर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर कोई जरूरत नहीं है, मतलब कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा इसका प्रमाणन कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। लेकिन फाइनेंस बिल 1 और फाइनेंस बिल को किसी प्रकार की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ रहे, क्लियर हो गया। अब वित्तीय विधेयक है, धन विधेयक है, राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति के पास कितने ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या उसे होल्ड कर देगा, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेजेगा। अब यहाँ पर क्या है, वित्त विधेयक को अगर प्रस्तुत करेंगे तो वहां पर क्या होता है, राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होती है। लेकिन फाइनेंस बिल को करेंगे तो वहां पर उसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि फाइनेंस बिल, दोनों प्रकार के बिलों को राष्ट्रपति रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। क्लियर, यहां तक समझ में आया ना। संयुक्त अधिवेशन होगा क्या, यहां पर लिखेंगे नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जब मान लो बिल को पास नहीं कर रही राज्यसभा तो क्या होगा, गतिरोध आ जाएगा ना, गतिरोध आएगा तो फिर संयुक्त अधिवेशन करेंगे। तो मनी बिल के कंडीशन में तो 14 दिन के बाद तो बिल अपने आप ही चले जाएगा वापस, तो जरूरत ही नहीं है उस पर। और जब हम यहाँ कह रहे हैं कि राज्यसभा उसको क्या करेगी, ऑर्डिनरी बिल की तरह पास करेगी, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर क्या होगा, डेडलॉक की कंडीशन होगी। तो यहाँ पर ज्वाइंट सेटिंग कॉल की जाएगी और वहां पर भी ज्वाइंट सेटिंग कॉल की जाएगी। नहीं समझ में आया ना, तो जो मनी बिल है ना, मनी बिल है, फाइनेंस बिल फर्स्ट, ये फाइनेंस बिल सेकेंड है। ठीक, समझिए ना मेरी बात को, ये जनरली। अब यहां पर मान लो कि ज्वाइंट सेटिंग होगा कि नहीं होगा, ज्वाइंट सेटिंग कब होगा बताओ, ज्वाइंट सेटिंग यहां पर नहीं होगा, यहां पर जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है बताओ, क्योंकि राज्यसभा इसको ना 14 डे तक ही होल्ड करेगी, तो ज्वाइंट सेटिंग की जरूरत ही नहीं है ना। समझ रहे ना मेरी बात को, क्लियर हो गया। अब फाइनेंस बिल है, तो यहां पर क्या होगा, ज्वाइंट सेटिंग है, यहां पर भी क्या होगी, ज्वाइंट सेटिंग होगी। बात समझ रहे ना मेरी बात को, जैसे मैंने बोला इसको पूछने के लिए राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा, यस बिल्कुल राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको भी लाने से पहले राष्ट्रपति से क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। लेकिन फाइनेंस बिल सेकंड लाएंगे तो राष्ट्रपति से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर हम राष्ट्रपति की पावर की बात करें तो राष्ट्रपति के पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो बिल को असेंट दे दे या बिल को होल्ड कर दे, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता है। यहाँ पर कितने ऑप्शन हो जाएंगे, तीन ऑप्शन हो जाएंगे, असेंट करे, होल्ड करे
रिकंसिडरेशन के लिए भेजे, असेंड करे, होल्ड करे, रिकंसिडरेशन के लिए भेजे। ठीक है, यानी कि फाइनेंस बिल दो चीजों पर धन विधेयक के समान है। कौन कौन सा? एक तो यह है कि उससे केवल लोकसभा में लाया जाएगा फाइनेंस बिल फर्स्ट को। सेकंड क्या कि उस बिल को लाने से पहले राष्ट्रपति को बताना होगा। बाकी सब चीजें सेम है कहने का मतलब है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो लिखा आपने, यहाँ पर ज्वाइंट सेटिंग नहीं होगी, वहां पर ज्वाइंट सेटिंग होगी, और उधर भी कॉल ज्वाइंट सेटिंग क्या किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर कॉल्ड ज्वाइंट सेटिंग, कॉल्ड ज्वाइंट सेटिंग। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, कॉल्ड ज्वाइंट सेटिंग। ये इसका जो टाइप होगा किस टाइप का होगा, टाइप का मतलब प्रकार। ये क्या होगा, गवर्नमेंट बिल होगा। ठीक है ना, मतलब ये क्या होगा, सरकारी विधेयक होगा। मतलब इसको कौन लेकर आएगा, मिनिस्टर लेके आएगा। फाइनेंस बिल फर्स्ट और फाइनेंस बिल सेकंड जो है क्या होगा, ऑर्डिनरी बिल होगा। मतलब ये भी ऑर्डिनरी होगा और ये भी क्या होगा, ऑर्डिनरी बिल होगा। ऑर्डिनरी इन द सेंस मतलब या तो इसको कौन लेकर आएगा, मिनिस्टर भी ला सकता है और एंड अदर मेंबर भी ला सकते हैं। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है आपको जो मनी बिल है वो कौन लेकर आएगा, सरकार का कोई भी मंत्री लेकर आएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना, समझ आई मेरी बात को? जीएसटी कौन सा बिल होगा बताओ, मनी बिल होगा कि फाइनेंस बिल होगा बताओ? है जीएसटी है ना, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया, जीएसटी। सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो कानून है ये भी क्या है, मनी बिल है कहने का मतलब है। ठीक है, बिल्कुल मनी बिल है। ठीक है ना, जीएसटी क्या है, मनी बिल है ना। अरे जीएसटी से पैसा इकट्ठा होगा ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, खर्च थोड़ी कर रहे हैं उससे। मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको सिंपल भाषा में समझना है, भाई पैसा जमा कैसे होगा, तो पापा से पूछे पैसे जमा कैसे होंगे, खर्च कैसे करना मम्मी से पूछे खर्च कैसे करना है। समझ गए ना मेरी बात को, ये ऐसे करके मान लो। ठीक है, समझ में आया ना मेरी बात को? उस पैसे को खर्च कैसे करना है, खर्च किस पर्पज के लिए खर्च करेंगे तो वो फाइनेंस बिल में काउंट होगा। जमा कैसे होगा, सामान्य भाषा में समझना, बिल्कुल ज्यादा खिचड़ी नहीं पक रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये समझ लो कि पैसा जमा होगा। मान लो इसके अंदर पैसा जमा करना है तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, मनी बिल कहेंगे। इसमें से पैसा खर्च करना है। ठीक है, विनियोग विधेयक आता है ना, विनियोग विधेयक लाती है सरकार, अनुपूरक बजट आता है, विनियोग विधेयक आता है, वो सब क्या होते हैं, फाइनेंस बिल होते हैं सब वो। देखो धन विधेयक क्या है, मान लो कोई कर लगाना है आपको, ठीक है, समझिए ना, किसी कर को आपको क्या करना है, समाप्त करना है। क्लियर हो गया ना? तो क्या होगा, उसको हम सिंपल कहेंगे धन विधेयक होगा। या पैसा जो है कहाँ से खर्च करना है मान लो, वो क्या होगा, आपका धन विधेयक हो जाएगा। सॉरी, मतलब कहाँ से जमा करना है, मतलब अब खर्च करना है। कुछ पैसे आपने पापा से ले लिए, एक पैसे, कुछ पैसे आपने मम्मी से ले लिए। समझिए ना मेरी बात को, क्लियर हो गया ना, समझ में आ रही मेरी बात को ना, इस तरीके से। अब आपने अपनी जमा राशि रखी हुई है, मान लो आपके पर्स में एक, मतलब पर्स है उसमें दो जेब है कहने का मतलब, एक जेब में आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है और एक में कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक, दोनों सीएफआई बोलते हैं ऐसे इनको दोनों को। ठीक है, कभी कभी रखते हैं ना कि एक अंदर अंदर पैसे रखे रहते ना, इमरजेंसी में जो पैसा काम आएगा, इमरजेंसी आपातकाल, कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, तो आपातकाल में पैसे रखे रहते हैं पर्स में। आजकल तो लोग पर्स वर्स नहीं, तो मोबाइल ही पर्स हो गया। ठीक है, पहले ऐसा होता था। तो जो पैसा आपने वैसे रखा हुआ है, जो मम्मी पापा से लिया हुआ, उसको सीएफआई मान लो। आपने जो बचा बचा के पैसा रखा हुआ इमरजेंसी के लिए, मान लो कभी जरूरत पड़ेगी तो अलग से पैसा रख लेते हैं। समझिए ना मेरी बात को ना? तो ये इस तरीके से क्या होगा, दो कैटेगरी में हम इसको फंड को जमा कर सकते हैं। एक कंसोल फंड हो जाएगा, जितना टैक्स वगैरह वगैरह लगाए सब टैक्स देते हैं, पैसा कहाँ जमा होगा, ऐसे तो कोई नेता घर को भगा के ले जाएगा उसको, पूरी संचित निधि पकड़ेगा ऐसे करके ले जाएगा उसको। बात समझ रहे हो ना, इसका अभिरक्षक आरबीआई होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना? जो मोदी जी बोले ना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने, कितने ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन। इसका मतलब क्या है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वो कितना होना चाहिए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात को, क्लियर हो गया ना? क्लियर। तो कहने का मतलब है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उसमें जो पैसा आएगा, जितना ही पैसा आएगा, जो भी माध्यम बनाएंगे, कर लगाएंगे ना तभी तो आएगा पैसा। बस ध्यान रखना उसमें कोई शुल्क नहीं आएगा, कोई टैरिफ नहीं आएगा। अब गाड़ी के लिए लाइसेंस के लिए फीस भरते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही आपका जो है बंदूक रखने हो, मतलब मान लो क्या करना पड़ता है, ऐसी दे रख लेंगे बंदूक अपने पास है, क्या करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है ना। लाइसेंस लेंगे, लाइसेंस लेंगे तो आप पैसा जमा करेंगे, वो पैसा कहाँ जाएगा, वो पैसा इसमें नहीं आएगा, अकाउंट नहीं होगा, वो फाइनेंस बिल के रूप में उसकी अलग प्रक्रिया होगी पर पूरी की पूरी, तो मनी बिल में अकाउंट नहीं होगा वो।
समझिए ना मेरी बात को, क्लियर हो गया। या गाड़ी के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, या किसी भी चीज के लिए आपको लाइसेंस लेना मान लो, या छोटे स्तर पर जो है गांव पर क्या लगता है, मेले लगते हैं, मेले झूला, ठीक है, या सब्जी मंडी इस टाइप का लगता है कहीं पर, उससे क्या लगता, लोग क्या बोलते हैं उसको, टैक्स वसूलते हैं उससे, कर लेते हैं उससे। जैसे मान लो नुमाइश लगी, मान लो सपोज, ठीक है, एक फेयर ही तो भी, मेला ही तो है वो भी, नुमाइश। तो नुमाइश में क्या होगा, टैक्स लगाया जाएगा, उनसे जो आएंगे दुकानदार उनसे टैक्स लगाया जाएगा। तो वो जो टैक्स होगा ना मनी बिल में नहीं आएगा, वो उसके लिए धन विधेयक नहीं है, और स्थानीय कर तो वैसे भी नहीं आएगा इसमें। स्थानीय प्रयोजन के लिए लगाया जाने वाला कर मनी बिल में नहीं आता है, वो धन विधेयक में नहीं आता, वो किस में आएगा, फाइनेंस बिल में आएगा। फिर वो शुल्क लगाना है, जुर्माना लगाना है, ये सब किस में आएगा, अलग प्रक्रिया होगी, फाइनेंस बिल की होगी, तो मनी बिल कैटेगरी में वो नहीं शामिल किया जाएगा। ठीक है।